हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्राणियों के पोषण के अंतर्गत सेकंड पार्ट में क्षुद्रांत से शुरुआत करेंगे। इसके 3 बिंदु हमने पहले पार्ट में पढ़ लिए थे, ठीक है ना। मुगवा, ग्रसिका और अमाशय और छोटी आंत यानी क्षुद्रांत। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये संपूर्ण नोट्स है वो NCERT आधारित क्षुद्रांत यानी कि ये 7.5 मीटर लंबी कुंडली नलिका है। ये यकृत में अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है वो क्षुद्रांत्र में ही होता है, ठीक है। यानी कि क्षुद्रांत्र में 3 ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और आंतर ग्रंथि। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि, ठीक है। यानी यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। ये यकृत उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यानी कि आप पूछ लिया जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो क्षुद्रांत्र में पाई जाती है, यानी कि छोटी आंत पाई जाती है। ये पित्तरस का स्राव करती है जो एक थैले में इकट्ठा होता रहता है। इसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में सहायक करता या सहायक सिद्ध होता है। यानी कि वसा का पाचन कौन करता है? पित्तरस करता है। अब है अग्नाशय ग्रंथि। ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। ये अमाशय के नीचे स्थित होती है और ये ग्रंथि अग्नाशय रस का स्राव करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करके उसे सरल रूपों में तोड़ देता है, यानी कि छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, ठीक है। आंशिक रूप से अपचित भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ पर आंतर ग्रंथियाँ स्थित होती है, जो कि आंतर ग्रंथियाँ वो आंतररस का स्राव करके पाचन क्रिया को पूर्ण कर देती है। देखो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो कि सरल शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, वसा जो कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है, और प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, मतलब क्रिया करती है, और वसा पर क्रिया करता है पित्तरस। अब देखो भाई, क्षुद्रांत्र में अवशोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका है ना उसमें चला जाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचनाएं होती है जिसे हम दीर्घोम अथवा रंसाकुर भी कहते हैं, ठीक है। अब है दीर्घोम के कार्य यानी कि आंतररस में, ठीक है। तो दीर्घोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है, यानी कि पचे भोजन को इकट्ठा करने के लिए उसमें अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देता है, ठीक है। और प्रत्येक दीर्घोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, यानी कि प्रत्येक दीर्घोम होता है, उस दीर्घोम में छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। दीर्घोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, यानी कि जो छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं है उस रुधिर वाहिकाओं में भोजन ये चला जाता है, ठीक है। और अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जो कि मतलब रुधिर वाहिकाएं भोजन का अवशोषण करती है ना, ये पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, और जहाँ पर इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। किसका? अवशोषित पदार्थ यानी कि भोजन का। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से CO2 जल में हो जाता है और ये ऊर्जा भी निकलती है। यानी कि कोशिकाओं में जो उपस्थित ग्लूकोज होता है, यानी कि पहले कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और ये बाद में ग्लूकोज है ना, ये ऑक्सीजन की सहायता से CO2 जल में परिवर्तित हो जाता है और साथ में ऊर्जा भी निकलती है। और भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं है या नहीं होता है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये बृहदान्त्र में बृहदान्त्र यानी कि बड़ी आंत, ठीक है। बृहदान्त्र यानी क्षुद्रांत्र की अपेक्षा छोटी होती है। ये 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जल और लवणों का अवशोषण, और छोटी आंत है ना उसका काम क्या होता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन वो छोटी आंत में ही होता है। ये पचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अठोस मल के रूप में रहता है, यानी कि मलाशय में वो मतलब पचित पदार्थ है वो ठोस मल के रूप में रहता है, और ये समय समय पर मल है वो गुदा के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निष्कासन, यानी कि समय समय पर उत्सर्जन कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये होता है बृहदान्त्र। यानी कि मेन चीज़ याद रखने की जल और खनिज लवण अवशोषण बहुत ज़्यादा होता है, जबकि छोटे आंत में होता है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण। छोटे आंत में यकृत ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है और आंतर ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। अब देखो, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। यानी कि घास खाने वाले जंतु वो मतलब पहले तो घास को जल्दी जल्दी निकल करके अपने अमाशय में भंडारित कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये भाग कहलाता है रुमेन, यानी कि प्रथम अमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। रूमिनेट में अमाशय 4 भागों में बंट जाता है। जहाँ पर भोजन का इकट्ठा करते हैं ना भंडारण घास का, वहाँ पर ये अमाशय वो 4 भागों में बंट जाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी कि भोजन का पाचन थोड़ा होता है, आंशिक होता है, जिसे हम जुगाल या कड कहते हैं, ठीक है।
परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंड को ग्रोह में पुण्य अपने मुख में लाता है, जिसे हमें चबाता है। यानी कि जब मतलब जंतु चबाता है ना, तो ये मतलब जो आंशिक भोजन का पाचन होता है वो मतलब अमाशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसको वापस छोटे छोटे पिंड को ग्रोह में वापस वो अपने मुख में लाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रोमनाथ या जुगाली करना, यानी कि जंतु जुगाली करते हैं, उसको हम कहते हैं जुगाली करना या रोमनाथ कहलाते हैं। और ऐसे जंतु को हम रूमिनेट अथवा रोमती कहते हैं। घास खाने वाले जंतु, यानी कि घास में सेलुलोज होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि मनुष्य जो कि मतलब मनुष्य में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो तो ग्लूकोज में टूट जाता है, जबकि जंतुओं के घास में सेलुलोज होता है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और किसी रूमिनेट अथवा रोमती जंतु, यानी कि हिरन है आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। यानी कि जब जंतु घास खाते हैं तो उस घास में क्या होती है, सेलुलोज होती है, और सेलुलोज का पाचन करने के लिए जंतुओं के मुख में जीवाणु होते हैं, जो कि सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। कुछ जंतु वे मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके मुख में या सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। घोड़ा है, खरगोश है आदि में शुद्रांत्र एवं वृद्धांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं अधनाल। यानी कि अधनाल जो कि मतलब शुद्रांत्र और वृद्धांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, किसमें, खरगोश है, घोड़ा आदि में, उसको हम कहते हैं अधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन अधनाल में जीवाणु द्वारा होता है, और ये अधनाल होती है ना, उस अधनाल में भोजन के सेलुलोज का पाचन होता है। और मनुष्य की आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। यानी कि भाई जंतु तो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं, क्योंकि उनके मुख में जीवाणु पाए जाते हैं सेलुलोज का पाचन करने वाले। मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब देखो भाई, अमीबा में पाचन और संभरण किस प्रकार से होता है, क्योंकि अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं, ए अमीबा और ए में तो एक, यानी कि अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रक होता है, और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक दानियां निकलती होती है। यानी कि आप प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अमीबा में कौन सा अंग उपस्थित नहीं होता है, तो यानी कि अमीबा में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, एक गोल संघन केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, केंद्रक उपस्थित होता है, और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को बदलते रहता है। अमीबा एक अथवा अधिक अंगुली के समान पर्वत निकालता रहता है, यानी कि अमीबा के तो एक निकालता या अधिक संख्या में पर्वत निकालता रहता है, जिसे हम पादाप या कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। यानी कि कौन, ये कृत्रिम पादाप या पाँव है ना, जो अमीबा को गति भी देते हैं और अमीबा को भोजन पकड़ने में सहायता भी करते हैं। और अमीबा सूक्ष्म जीवों को खाता है, यानी अमीबा है वो छोटे छोटे जीवों को खाता है। ये खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है, यानी कि खाद्य कण उसके चारों, जो चीज़ खाता है ना उसके चारों ओर अपने कृत्रिम पाँव को फैला लेता है, और उसके बाद उसको निगल लेता है। खाद्य पदार्थ, यानी कि खाद्य दाने में फंस जाते हैं, जो पदार्थ खाता है ना वो उसके खाद्य दाने में फंस जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अमीबा में पाचन है वो खाद्य दाने में ही होता है। अमीबा की खाद्य दाने में पाचक रस स्रावित होते हैं, यानी कि खाद्य दाने में मतलब वो खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं तो खाद्य दाने में पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसे सब पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिससे अमीबा है वो उनको मतलब पचा लेता है, और जो अमीबा पदार्थों को नहीं पचा पाता है ना, वो वापस खाद्य दाने द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो भाई, यानी कि पोषण है वो संपूर्ण रूप से एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया में, जिसमें पहले तो अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे उसका पाचन होता है, उसके बाद में बीतियों द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है, उसके बाद में उसका स्वांगीकरण होता है, ठीक है ना, रुधिरवाहिकाओं द्वारा, ठीक। और स्वांगीकरण के बाद में उसका निष्कासन, यानी कि उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने प्राणी में पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। प्राणी भी कौन कौन से प्राणियों में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ कौन कौन सी होती है, और मानव में पाचन तंत्र होता है उसके कौन कौन भाग होते हैं, कौन कौन सी पाचक ग्रंथि होती है, और जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, अमीबा पोषण किस प्रकार से करता है, और सेलुलोज का पाचन जंतु में तो होता है लेकिन मनुष्य में नहीं होता है, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वीडियो।